मेरी इलेक्ट्रिकल की एजुकेशन और इसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ भी शामिल है। तो इन 15 सालों में मैंने बहुत ज्यादा इंटरव्यूज दिए भी हैं, लिए भी हैं, और इन तमाम चीजों से मैंने जो निचोड़ निकाला है वो ये है कि ये जो 15 सवालात हैं ये हमेशा सबसे ज्यादा जो है वो कोई भी इंटरव्यू लेने वाला पूछता है इलेक्ट्रिकल से मुतालिक। और मेरे ख्याल से इन 15 सवालात की मदद से किसी भी इंसान का तेल पानी चेक किया जा सकता है कि उसको इलेक्ट्रिकल के बारे में कितनी नॉलेज है। तो मैं इस वीडियो को प्यारे दोस्तों 3 हिस्सों में कैटेगराइज करूंगा, डिवाइड करूंगा, यानी कि 3 पोर्शन बनाऊंगा, जिसमें सबसे पहला पोर्शन है वायरिंग से रिलेटेड, चाहे वो डोमेस्टिक वायरिंग हो या फिर इंडस्ट्रियल वायरिंग हो, यानी कि 5 सवाल जो है वो वायरिंग से रिलेटेड होंगे। 5 जो है वो इंडस्ट्रियल मशीन से रिलेटेड होंगे, जैसे कि इंडस्ट्री में मशीन्स वगैरह काम करती हैं तो उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आखिर में जो सवालात होंगे वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और टफ किस्म के होंगे, जिनको आप सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करके जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब इसमें एक तो होते हैं आम नॉर्मल जो है वो बेसिक क्वेश्चन, जैसे करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है। मैं इन सवालों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो कि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, जो कि काफी मुश्किल होते हैं एक आम बंदे के लिए, खासतौर पर फ्रेश कोई भी जो डिग्री होल्डर होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो या फिर एसोसिएट इंजीनियरिंग की हो। सबसे पहले बात करते हैं जनाब कैटेगरी नंबर 1 की, यानी कि वायरिंग से रिलेटेड, जिसमें जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है जी वो ये है कि ये जो सर्किट ब्रेकर होता है एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जब कहीं भी वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होता है तो फिर तो हमें पता है कि भाई ब्रेकर जो है वो ट्रिप कर जाता है। लेकिन जब किसी इंसान को शॉक लगता है तो क्या फिर भी ये ब्रेकर ट्रिप करता है या नहीं? अब यहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है, भाई ब्रेकर ट्रिप करेगा या नहीं करेगा। तो इसका जवाब है जी बिल्कुल नहीं। जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है जी एमसीबी, ये इंसान को शॉक लगने के ऊपर काम नहीं करता, बल्कि इसकी काम करने के लिए सिर्फ 2 कंडीशंस है। नंबर 1 ओवरलोड और नंबर 2 शॉर्ट सर्किट। जब भी इसकी कैपेसिटी से ज्यादा इसमें से करंट फ्लो करेगी तो फिर ये ट्रिप कर जाएगा। और अगर कभी ऐसा होता है कि वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होता है तो फिर भी ये ट्रिप कर जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, भाई वो कौन सा ब्रेकर है जो कि अगर आप वायरिंग में लगा दें, चाहे इंडस्ट्री में चाहे घर में, तो फिर किसी भी इंसान को शॉक लगने के ऊपर वो ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा। तो उसका नाम है जनाब आरसीसीबी, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। इनकी बेसिकली बेसिक जो है वो 4 इकसाम होती हैं, एमसीबी, एमसीसीबी, आरसीसीबी और ईएलसीबी। सबसे पहला है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी, जो कि 100 एम्पेयर तक की रेटिंग में आता है, और इसको अमूमन जो है वो नॉर्मली डोमेस्टिक लेवल के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इसकी रेटिंग कम होती है। इसके बाद एक होता है एमसीसीबी, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इसमें और एमसीबी में डिफरेंस ये है कि ये जरा हैवी ड्यूटी किस्म का सर्किट ब्रेकर होता है और इसको इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर करंट बहुत ज्यादा होती है, तकरीबन 200 एम्पेयर तक। लेकिन ये भी इंसान को शॉक लगने के ऊपर जो है वो ट्रिप नहीं करता। उसके लिए अलग से 2 ब्रेकर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर और दूसरे को कहते हैं जनाब हम ईएलसीबी, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इन दोनों का काम यह है कि जब भी किसी इंसान को शॉक लगेगा तो ये ऑटोमेटिकली करंट की लीकेज को डिटेक्ट करके फौरन से ट्रिप कर जाएंगे। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्थ लीकेज ब्रेकर होता है ईएलसीबी, ये थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, इसके लिए घर में अर्थिंग का होना जरूरी है और इसकी अर्थ वायर भी इसके साथ कनेक्ट करना जरूरी है। जबकि जो आरसीसीबी होता है इसके लिए अर्थिंग होनी जरूरी नहीं है, ये जस्ट आप फेज और न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करके चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो सबसे ज्यादा वायरिंग में मेरे लिहाज से पूछा जाता है और वो है जी मैगर के बारे में। व्हाट इज मैगर? मैगर क्या चीज है? तो मैगर प्यारे दोस्तों एक ऐसा इलेक्ट्रिकल टेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम किसी भी मशीन की, किसी भी केबल की या फिर इंसुलेटर्स की इंसुलेशन रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं, या फिर इसके अलावा किसी भी मोटर के अंदर जो वाइंडिंग होती है उसका, और या फिर जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है उसका ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कर सकते हैं। बेसिकली ये एक मेगा ओहम मीटर होता है जिसके अंदर एक छोटा डीसी जनरेटर फिट होता है, जिसको आप हाथ से मूव करते हैं तो वो डीसी वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस करता है, और उन डीसी वोल्टेजेस से जो करंट प्रोड्यूस होती है उससे आप ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर कंटिन्यूटी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप केबल्स की, इंसुलेटर्स की या फिर मोटर की जो इंसुलेशन की रेजिस्टेंस होती है उसको भी चेक कर सकते हैं। मैगर के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको शौक है तो आप डिटेल में उसको समझना चाहते हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक तीसरा सवाल होता है, छोटा सा है, वो ये है कि फ्यूज में और ब्रेकर में क्या डिफरेंस है। तो ये बड़ा छोटा सा डिफरेंस है जी, और वो है इसके ऑपरेटिंग टाइम का। फ्यूज का जो ऑपरेटिंग टाइम होता है वो 0.1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, और जो सर्किट ब्रेकर होता है इसका ऑपरेटिंग टाइम होता है 0.01 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का 100वां हिस्सा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सर्किट ब्रेकर है ये फ्यूज से ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा जल्दी ट्रिगर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि वायरिंग से रिलेटेड पूछा जाता है जी, वो ये है कि आपने केबल्स, जो तारें होती हैं बिजली की, इनके नाम सुने होंगे जी। कुछ तारें होती हैं 329, 729, 736, 744 इस तरह से, और एक केबल होती हैं जो जिनको हम कहते हैं जी ये 1.5 mm है, 2.5 है, 4 mm है, 6 mm है, 10 mm है। तो ये mm वाली केबल्स कौन सी होती हैं और ये 736, 744 ये कौन सी केबल्स होती हैं? इन दोनों में डिफरेंस बताएंगे। अब इनमें डिफरेंस प्यारे दोस्तों ये है, आपने गौर से सुनना है कि आज से तकरीबन कोई 250 साल पहले सन 1790 में मीट्रिक सिस्टम जो है वो दुनिया में दरियाफ्त किया गया था। ये सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक 2 सिस्टम जो है वो दुनिया में ये जो यूनिट्स का निजाम है इसके पाए जाते हैं, एक इंपीरियल सिस्टम है और दूसरा मीट्रिक सिस्टम है। तो मीट्रिक सिस्टम के अंदर तारों के लिए 2 किस्म के जो गेजेस हैं वो यूज किए जाते हैं। एक को हम कहते हैं SWG स्टैंडर्ड वायर गेज और दूसरा होता है AWG यानी कि अमेरिकन वायर गेज। अब ये जो कहा जाता है ना कि ये 729 की तार है, इसका मतलब ये होता है कि उस तार के अंदर 7 जो है वो कंडक्टर्स हैं और 0.029
इसका इंचेस में डायमीटर है। अब ये 29 नहीं है, ये 0.029 है, यानी कि इंचेस के अंदर डायमीटर है। और इसी तरह से जब मैं कहता हूं 2.5 mm, तो इसका मतलब है कि उसका मिलीमीटर के अंदर जो डाया है वो 2.5 है, यानी कि एक ही तार है, अगर आप उसके डाया को मिलीमीटर में कैलकुलेट करेंगे तो वो 2.5 बनता है, और अगर आप उसको इंच में कैलकुलेट करें तो वो 0.029 बनता है। इसी तरह से अगर मैं कहता हूं जी 736, तो 736 का मतलब यह है कि उस एक कंडक्टर का डाया इंचेस में 0.036 है, जबकि अगर मिलीमीटर में उसको कन्वर्ट किया जाए तो वो तकरीबन 4 mm बनता है। तो तार एक ही होती है, केबल एक ही होती है, लेकिन फर्क यह है कि अगर आप स्टैंडर्ड वायर गेज के हिसाब से उसका डाया देखेंगे तो वो इंचेस में होगा, और अगर आप अमेरिकन वायर गेज के हिसाब से यानी कि AWG में उसका डाया देखेंगे तो वो मिलीमीटर यानी कि mm में होगा। बस इतना सा डिफरेंस है। इसके अलावा वायरिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन किया जाता है कॉमन सेंस से रिलेटेड, वो ये है कि जी अर्थिंग में और ग्राउंडिंग में डिफरेंस बताएं जी, इन दोनों में क्या फर्क है। हालांकि कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें इसको अर्थिंग कहते हैं, और जो अमेरिकन इंग्लिश है उसमें उसको ग्राउंडिंग कहते हैं, एक ही चीज के दो नाम। अब आ जाए प्यारे दोस्तों दूसरी कैटेगरी के अंदर, जो कि इंडस्ट्री के अंदर जो मशीन्स इस्तेमाल होती हैं, मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, उनसे रिलेटेड है। और इनमें जो ज्यादा सवाल मेरी नजर में पूछा जाता है वो है जी स्टार डेल्टा स्टार्टर के मुतालिक, कि स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या चीज है। उसका जवाब यह है जी कि जो इंडक्शन मोटर होती है उसको जब स्टार्ट किया जाता है तो उसका स्टार्टिंग टार्क बहुत ज्यादा होने की वजह से उसकी जो स्टार्टिंग करंट है वो बहुत ज्यादा होती है। उस स्टार्टिंग करंट को इब्तदाई जो लम्हात होते हैं उसमें लिमिट करने के लिए 4 किस्म के स्टार्टर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें एक है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, प्राइमरी रेजिस्टर टाइप स्टार्टर, DOL स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर बेसिकली एक स्विचिंग असेंबली है, एक स्विचिंग ऑपरेटस है, जिसकी मदद से हम मोटर की स्टार्टिंग करंट को लिमिट करते हैं। पहले उसको स्टार में चलाते हैं और जब वो अपनी रेटेड स्पीड पे पहुंच जाती है तो फिर उसको डेल्टा में शिफ्ट कर देते हैं। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको शौक है तो वो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा सवाल है जी वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये मुझसे भी पूछा गया था तकरीबन कोई 8-10 साल पहले, मुझे याद पड़ता है। सवाल ये था जी कि ये जो ट्रांसफार्मर होता है, अब वो जो बंदा सवाल पूछने वाला था उसने बड़ी टेक्निक से सवाल पूछा। उसने कहा जी एक ट्रांसफार्मर है और उस ट्रांसफार्मर के टोटल लॉसेस 5% है, आप ये बताएं कि जो उसके फ्रिक्शन लॉसेस होंगे वो टोटल लॉसेस का कितने परसेंट होंगे। अब यहाँ पे बंदा गैस करना शुरू कर देता है कि 1% है, 2% है, लेकिन इसका जवाब ये है जी कि ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉसेस होते ही नहीं है, क्योंकि वो एक स्टैटिक डिवाइस है। जितनी भी जो मशीन्स होती हैं, मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रांसफार्मर भी कर लें, ये जो 3 फेज मशीन्स हैं, इनके अंदर बेसिकली 3 किस्म के टोटल लॉसेस होते हैं, कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस। तो जो मोटर और जनरेटर है इसके अंदर कॉपर और आयरन और फ्रिक्शन तीनों होते हैं, क्योंकि वो मूवेबल होती हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, इसके अंदर कोई मूवेबल पार्ट नहीं है, तो इस वजह से ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉसेस 0 होते हैं, नहीं होते। इसी तरह से ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक और सवाल किया जाता है जी कि एक ट्रांसफार्मर की इनपुट के ऊपर फ्रीक्वेंसी आ रही है 50 हर्ट्ज, आप ये बताएं कि उसकी आउटपुट के ऊपर, सेकेंडरी के ऊपर कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसका जवाब है जी सेम होगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, जितनी इनपुट पे आ रही होती है उतनी आउटपुट पे दे देता है, जस्ट वोल्टेज को अप डाउन करता है। एक और मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो कि मशीन से रिलेटेड पूछा जाता है कि AC और DC मोटर में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सी मोटर है, यानी कि AC मोटर जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है या फिर DC मोटर ज्यादा पावरफुल होती है। तो इसका जवाब है जी AC मोटर। इसी वजह से जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सबके अंदर मैक्सिमम जगहों के ऊपर जो है वो 3 फेज AC मोटर को ही इस्तेमाल किया जाता है। DC मोटर को बहुत कम जगहों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, मां सिवाय DC सीरीज मोटर के, क्योंकि उसका जो स्टार्टिंग टार्क है वो काफी ज्यादा होता है, और इसी वजह से उसको इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यानी कि जो रेलगाड़ियां, ट्रेन्स, लोकोमोटिव्स वगैरह बिजली पे चलती हैं, तो वहां पर DC सीरीज मोटर को इस्तेमाल किया जाता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो AC और DC दोनों किस्म की मोटर्स में से 3 फेज AC मोटर जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है। एक और क्वेश्चन किया जाता है जी कि सेफ्टी से रिलेटेड, वो ये है कि इलेक्ट्रिकल जो फायर होती है, बाद स्टैंडर्ड में उसको E टाइप फायर भी कहते हैं, क्योंकि फायर्स की आपको पता है क्लासेस हैं। जो लकड़ी और कागज और गत्ते, घास फूस से जो आग लगती है उसको A क्लास फायर कहते हैं। जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं जैसे ऑयल्स हैं उनसे जो आग लगती है उसको B क्लास फायर कहते हैं। गैसेस से लगने वाली आग को C टाइप कहते हैं। इसी तरह से जो मेटल फायर होती है उसको D टाइप कहते हैं, और जो इलेक्ट्रिकल फायर है उसको E टाइप फायर कहते हैं। तो E टाइप जो फायर होती है, जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगती है, उसको बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कौन